गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, रोल और लिमिटेशंस को देख लिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का पार्ट, वो है अकाउंटिंग प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है? जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन करी थी तब हमने देखा था अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, and communicating the results of financial character और nature। अब हमारी जो अकाउंटिंग होती है इसको प्रोसेस क्यों कहते हैं? प्रोसेस मीन्स होता है जब भी कोई काम सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप होता है तब हम उसे बोलते हैं प्रोसेस। और अकाउंटिंग में क्या होता है, कोई भी काम है वो हमारा स्टेप बाय स्टेप चलता है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, हम उसको मनी में मेजर करेंगे, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं बुक में, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइजिंग करते हैं, फिर उसको एनालाइजिंग करके इंटरप्रेट करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। यानी इन सब का एक सीक्वेंस होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है अकाउंटिंग करते टाइम। तो यही स्टेप्स हमारे क्या कहलाते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस को हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट होती है। फाइनेंशियल मींस मनी से रिलेटेड चीजें और ट्रांजैक्शन मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होगा, कोई भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ बुक्स होती हैं। जैसे जब आप क्लास में पढ़ते हैं तो आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट की आप डिफरेंट नोटबुक्स बनाते हो सेपरेट। इंग्लिश का वर्क करना है तो इंग्लिश की नोटबुक में करेंगे, हिंदी का वर्क करना है हिंदी की नोटबुक में करेंगे, मैथ्स का वर्क करना है मैथ्स में करेंगे, साइंस में वर्क करना है साइंस की नोटबुक में करेंगे। सेम इसी तरीके से जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास भी कुछ स्पेशल पर्पस बुक्स होती हैं। जैसे अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में होता है, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व है, चाहे हम कैश परचेज करें, कैश में गुड्स सोल्ड करें, कोई एक्सपेंस के लिए मनी पेड करें, तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस या ट्रांजैक्शन जिसमें कि मनी या कैश इन्वॉल्व है उसे हम एंटर करते हैं कैश बुक में। सेकेंड होती है हमारे पास परचेज बुक। अगर हम क्रेडिट में गुड परचेज करते हैं, क्रेडिट मीन्स विदाउट कैश, अगर हम गुड परचेज करेंगे तो उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। ऐसे ही होती है हमारी सेल्स बुक। सेल्स बुक क्या होता है, जब भी हम क्रेडिट सेल करते हैं कोई भी तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। एक होती है परचेज रिटर्न बुक। अगर किसी कस्टमर से, किसी भी सप्लायर से जिससे हमने गुड परचेज किया था वो डिफेक्टिव निकल आता है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं। तो उस रिटर्न किए हुए गुड की एंट्री हम किस में करेंगे? परचेज रिटर्न बुक में। अब जैसे हमने सप्लायर को रिटर्न किया ऐसे ही कोई कस्टमर हमें भी रिटर्न कर सकता है। तो जब सेल किया हुआ गुड रिटर्न होकर हमारे पास आ जाता है तो उसकी एंट्री करते हैं हम सेल्स रिटर्न बुक में। एक होती है बिल्स पेबल बुक और एक होती है बिल्स रिसीवेबल बुक। ये हमारे सिलेबस से हट चुकी है। एक होता है हमारा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मीन्स क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन इन बुक्स में से किसी भी बुक में एंटर नहीं हुए। जैसे कि अगर हमने कोई फिक्स एसेट क्रेडिट परचेज की, हमने कोई फिक्स एसेट क्रेडिट में सेल की, हमने कोई ट्रांसफर के ट्रांजैक्शन किए, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, एक्रूड इनकम है, वो ट्रांजैक्शन जिसमें कि हमारे जो इन बुक में से किसी में भी एंटर नहीं हो सकते। किसी फिक्स एसेट पे डैप लगा तो उनकी हम एंट्री करते हैं किसमें? जर्नल प्रॉपर में। जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स क्या होता है, अलग अलग हेड में डिवाइड कर देना। यानी जितने भी अकाउंट्स, जितनी भी चीजें हमारी रिकॉर्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई थी उन सभी को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सेल के सारे ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में डाले हमने, परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन परचेज बुक में डाले, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शन कैश बुक में एंटर किए। तो इनको हमने क्या किया, अलग अलग एक ग्रुप दे दिए, अलग अलग एक हेड बना दिए इनके।
तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग। नेक्स्ट होता है हमारा समराइजिंग। समराइज मीन्स क्या होता है, किसी चीज को शॉर्ट में करना। अब समराइजिंग में हमारे 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा एक स्टेटमेंट होता है जो ईयर के एंड में बनाया जाता है अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करना भूल गए, किसी भी चीज की हमने अमाउंट गलत लिख दी, हमसे टोटलिंग में कोई मिस्टेक हो जाती है, बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करने में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन प्रॉब्लम्स को, उन मिस्टेक्स को हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है जो हमें हमारी प्रॉफिट या लॉस की इंफॉर्मेशन देता है। फुल ईयर के जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उनके बैलेंसेस से हम अपना ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाते हैं। इसमें हमारे फुल ईयर के सारे एक्सपेंसेस आते हैं और हमारी सारी इनकम्स आती हैं। जब हम अपनी इनकम्स में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस सफर कर रहे हैं। थर्ड होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज को शो करती है, इसीलिए हमारी ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। हम इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना कैश है, या कितनी हमारे पास लायबिलिटीज हैं, हमें आउटसाइडर्स को कितना पेमेंट करना है, वो सारी चीजें बताती है हमारी बैलेंस शीट। ये भी ईयर के एंड में बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पर। एनालिसिस मीन्स क्या होता है, किसी चीज की डीप स्टडी करना। अब जब हमारे बैलेंसेस निकल आते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करके देखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आए हैं, जो एंड में रिजल्ट्स आए हैं वो कैसे हैं, यानी कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या लॉस लिया, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। अगर हम उसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। बाद में क्या करते हैं, जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं हमारे, उसको हम यूजर्स को, अपने यूजर्स यानी वो पर्सन जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से कनेक्ट है, तो उन यूजर्स को हम कम्युनिकेट कर देते हैं। ये होती है पूरी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। के बाद आती है हमारी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब जो हमारी अकाउंटिंग होती है उसको हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है। जैसे हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो ये अकाउंटेंसी हमारी जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं ये होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हमारी अकाउंटिंग इतनी छोटी नहीं है, बहुत ही वाइडर टर्म है हमारा। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में क्या होता है, हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, जैसे कि कॉस्ट से रिलेटेड भी लेना होता है, लेबर को किस तरीके से पेमेंट करें ये भी लेना होता है, अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है ये भी डिसीजन लेने होते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी करना होता है, उससे रिजल्ट्स भी निकालने होते हैं, और मैनेजमेंट के लिए आगे कुछ पॉलिसीज भी बनानी होती हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। तो उसकी सारी इन्हीं एक्टिविटीज को देखते हुए हमने अपनी अकाउंटिंग को 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें से फर्स्ट ब्रांच है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें ये बताती है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे उनको क्लासिफाई या समराइज करना है, या बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इसका काम होता है, ये हमारी प्राइमरी स्टेज होती है जो हमें ये बताती है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और उससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताना या प्रॉफिट और लॉस की इंफॉर्मेशन देना। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो थी इसमें कुछ हमारी लिमिटेशंस थी, कुछ डिमेरिट्स थी इसकी, जैसे ये हमें कॉस्ट से रिलेटेड इश्यूज की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती थी। अब बिजनेस अगर हम करते हैं तो केवल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही सफिशिएंट नहीं होता, बल्कि हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। जैसे कि अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करें तो उसको कितने ऑर्डर में परचेज करना है, हमें कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है, हमें मैक्सिमम हम अपने पास कितना स्टॉक रख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने कम क्वांटिटी का ऑर्डर दिया तो हमें बार बार सामान मंगवाना पड़ेगा, जिसमें कि हमारी ऑर्डर प्लेस करने में, उसको लाने में ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी। और हमारे पास
अगर इस स्टॉक की शॉर्टेज हो गई तो कस्टमर्स हमारे वापस चले जाएंगे। अगर हम अपना जो स्टॉक है, जो हमें ऑर्डर देना है, वो बहुत ज़्यादा मंगा लें, तो उस कंडीशन में कई बार क्या हो सकता है कि कोई भी चीज़ आउटडेटेड हो सकती है और हमारी बच सकती है। तो हमें ये भी देखना होता है कि हम एप्रोप्रिएट वो यूनिट निकालें, कितनी क्वांटिटी का हमें ऑर्डर देना है, जिससे ना तो हमारे कस्टमर्स वापस जाएं, हम पे शॉर्टेज पड़े, और ना ही हमारे पास एक्स्ट्रा गुड बचा रहे। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी बनी कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्ट से रिलेटेड इश्यूज की इंफॉर्मेशन देती है, जैसे कि रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, मैक्सिमम कितना हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, मिनिमम कितना स्टॉक होना चाहिए। अगर हमें लेबर को पेमेंट करना है तो लेबर को पेमेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम उसको पर यूनिट पर भी पेमेंट कर सकते हैं, हम उसको वीकली पेमेंट कर सकते हैं, हम उसको पर आवर पेमेंट कर सकते हैं, या मंथली कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, इन सब की हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है? कॉस्ट अकाउंटिंग से। या अगर हमें अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो कॉस्ट को कंट्रोल करने के हमारे पास टू मेथड होते हैं। या तो हम अपनी सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दें, या हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें। अब अगर सपोज कीजिए हमने अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दिया, तो कोई भी पर्सन हमसे तो परचेज करेगा नहीं। अगर उसको वही चीज मार्केट में कम रेट पर मिल रही है तो वो वहीं से परचेज करेगा, हमारे कस्टमर सारे वापस चले जाएंगे। तो उससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है कि हम अपनी किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा मेथड यूज करें प्रोडक्शन का, जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। अब कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट कोई एक चीज तो होती नहीं, कॉस्ट में भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि हमारी किसी चीज को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, उसकी पैकिंग की कॉस्ट कितनी लग रही है, हमारी उसकी एडवर्टीजमेंट करने में कितनी कॉस्ट लग रही है। हो सकता है कि किसी चीज की हम एडवर्टीजमेंट में या उसकी पैकिंग में इतनी मनी स्पेंड कर रहे हो जितनी की उसकी कॉस्ट भी ना लग रही हो, उसे बनाने में हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आ रही हो। तो अगर हमें हर लेवल पर पता होगी कि हम कितनी कॉस्ट किस चीज में लगा रहे हैं, कॉस्ट कैसे कैसे डिवाइड है हमारी, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है हमारी कॉस्ट को कंट्रोल करने में, या हमारी कॉस्ट डिसाइड करने में। थर्ड होती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट का काम क्या होता है? हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई भी डिसीजन लेना, पॉलिसीज बनाना, आगे के लिए प्लानिंग करना। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमें अगर सपोज कीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट हम किसी मशीनरी में करना चाहते हैं, हमें कोई मशीनरी परचेज करनी है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो हम ये देखेंगे कौन सा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक बाइक परचेज करनी है, और हमारे पास जो बजट है वो 80,000 रुपीज तक का है, हमें 70,000 से लेकर 80,000 तक में बाइक लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 70,000 और 80,000 की रेंज तक में कौन कौन सी बाइक आ रही हैं। उसके बाद हम बजट देखने के बाद उसके फीचर्स देखेंगे कि कौन ज़्यादा अच्छा एवरेज दे रही है, किसमें न्यू फीचर्स हैं हमारे। उसके बेस पर जो भी हमारे लिए बेस्ट होगा हम उसको चूज कर लेंगे। ऐसे ही मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि सपोज कीजिए डेटर्स को हमें क्रेडिट देना है तो कितने टाइम पीरियड का दें, या हम कैश में ही सेल करें, हम क्रेडिट में ना करें। अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी प्लांट एंड मशीनरी में तो किसको चूज करें। तो ये जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड हमारी होती है, इसकी स्टडी करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो ब्रांच होती है मैं हमारी अकाउंटिंग की, ये हमारी होती है मैनेजर लेवल की, जिसमें कि डिसीजन लिए जाते हैं बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड या हमारे इन्वेस्टिंग डिसीजन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग भी हमारी अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है। अब देखिए कोई भी अगर पर्सन है, तो बिजनेस करने वाले हर पर्सन के लिए जरूरी तो नहीं कि उसने अकाउंट्स पढ़ रखी हो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो कोई छोटा सा बिजनेसमैन भी है, छोटी सी शॉप भी खोलकर बैठा है, तो वो भी क्या कर सकता है, अपने रिकॉर्ड्स को आराम से मेंटेन कर सकता है। उसने किस पर्सन को कितना क्रेडिट गुड सोल्ड किया, किससे कितनी मनी लेनी है, वो आराम से लिख लेता है। जैसे कि अगर सपोज करो हम एक स्कूल की कैंटीन का ही एग्जांपल लें,
तो कैंटीन से कितने लोग क्रेडिट में भी गुड परचेज करते होंगे, कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे। अब चाहे भले से वो कैंटीन वाले जो पर्सन हैं, जो भैया हैं, वो अकाउंटिंग नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो ये हिसाब बहुत आराम से रख सकते हैं कि उन्होंने किस किस को कितना गुड सोल्ड किया था, किससे कितना बैलेंस उनको लेना है। तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट है और ये प्राइमरी स्टेज होती है। ये आइडेंटिफाई करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, उनको मनी में मेजर करती है, उसके बाद उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उनको क्लासिफाई करती है। बस इसका स्टेप कहाँ तक है? बुक कीपिंग में केवल अकाउंट्स को क्लासिफाई करने तक की ही प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ये ऐसी प्रोसेस है, ऐसा काम है जिसे कोई भी सिंपल पर्सन कर सकता है, जिसके लिए किसी भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं होती। यानी सिंपल ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करना और उनको क्लासिफाई कर देना, ये कहलाती है हमारी बुक कीपिंग। नेक्स्ट आती है हमारी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग हमारे क्या है? ये एक वाइडर टर्म है। जहां पर हमारी बुक कीपिंग एंड हो जाती है, वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। यानी अकाउंटिंग हमारी रिलेटेड होती है समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से, और उसके बाद इंटरप्रेटिंग, देन कम्युनिकेटिंग। तो जो समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग प्रोसेस आती है, वो हमारी अकाउंटिंग का पार्ट है। अब अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ी, तो अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो वो इजीली कर सकता है, लेकिन अगर आप उससे कहें कि अपनी बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ, रेशियोज निकाल कर दिखाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो क्या वो बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। यानी ये हमारी क्या होती है? इसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। जिस पर्सन ने इसकी नॉलेज ली होती है, इसको वही कर सकता है अकाउंटिंग को। थर्ड है हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी इज नॉलेज वेयर इज अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। जिन मेथड्स के थ्रू, जिन थ्योरीज के थ्रू हम अकाउंटिंग करते हैं, जो रूल्स या प्रिंसिपल्स हमें ये बताते हैं कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, कैसे हमें बैलेंस शीट बनानी है, कैसे हमें लेजर में पोस्टिंग करनी है, वो हमें कौन बताती है? अकाउंटेंसी। यानी अकाउंटेंसी हमारी वो थियोरेटिकल नॉलेज होती है जिसके बेस पर अकाउंटिंग की जाती है। तो अगर अकाउंटिंग हमारी प्रोसेस है, तो अकाउंटेंसी हमारी नॉलेज है जिसके बेस पर अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारी पॉसिबल ही हो पाती है उन रूल्स या प्रिंसिपल के बेस पर जिनको की अकाउंटेंसी ने फ्रेम किया है। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी एक नॉलेज है जिसके बेस पर हमारी अकाउंटिंग है वो हमारी यूज की जाती है, या अकाउंटेंसी की यूज करके ही हमारी अकाउंटिंग की जाती है। अब इसमें एक चीज आती है मेन, हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। तो इन दोनों में डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं? एक तो फर्स्ट हो सकता है कि बुक कीपिंग, जैसे इसकी डेफिनेशन में दिया हुआ है, बुक कीपिंग में हम केवल क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उनको क्लासिफाई कर देते हैं। जबकि अकाउंटिंग किससे रिलेटेड होती है? हमारी अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। अब सेकंड क्या हो सकता है कि जो बुक कीपिंग है, सबसे पहले तो कोई ट्रांजैक्शन ही होगा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो ये एक हमारी प्राइमरी स्टेज होती है जो अकाउंटिंग के लिए बेसिस का काम करती है। और अकाउंटिंग हमारे लिए सेकेंडरी स्टेज होती है जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है, वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं। जबकि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से हमारे रिजल्ट्स बताना और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता के उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो हमारे यूजर्स को कम्युनिकेट करना। अब बुक कीपिंग जो होती है वो एक रूटीन नेचर की जॉब होती है। रूटीन नेचर मीन्स कि डेली में हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको एवरी डे हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है सेम टाइम पर। जबकि हमारी जो अकाउंटिंग होती है ये हमारी एनालिटिकल या डायनामिक नेचर की होती है। यानी ईयर के एंड में जितने भी बैलेंसेस बचते हैं उनसे हम क्या करते हैं? समराइज करके फिर रिजल्ट्स निकालते हैं। अब बुक कीपिंग के लिए क्या होता है? किसी भी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती,
तो इसको क्या करता है, कोई भी जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, जबकि अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेशल स्किल्स की एबिलिटी की जरूरत होती है एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, तो इसको हमेशा सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? अकाउंटिंग एक सर्विस एक्टिविटी है जिसका मेन फंक्शन होता है हमें कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो भी हमारी इकोनॉमिक एंटिटी से रिलेटेड है, जिसके बेस पर हम कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या हो गया, यानी हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके बेस पर हम अपनी इकोनॉमिक एंटिटीज के बारे में जानेंगे या हम उसके लिए कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। एक इंफॉर्मेशन हमारी वो होती है जो हमें ये बताती है कि बिजनेस में हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना सरप्लस हुआ, तो ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है। सेकंड होता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। थर्ड होता है इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। अब कैश फ्लो मीन्स फ्लो 2 टाइप का होता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स रिसीट्स ऑफ कैश एंड आउटफ्लो मीन्स पेमेंट ऑफ कैश। तो बिजनेस में कितना कैश का इनफ्लो हुआ, कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन हमें ये देती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट है हमारा रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स क्या होता है कि जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो वो हमेशा रिलायबल होनी चाहिए, यानी वो वेरीफिएबल होनी चाहिए, उसमें कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, कोई भी पर्सन उस पर इजीली ट्रस्ट कर सके। सेकंड होता है रिलेवेंस। रिलेवेंस मीन्स क्या होता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो यूजर से रिलेवेंट होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड नीड्स हैं या जो भी यूजर्स की नीड है उनसे ही रिलेटेड होनी चाहिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो इसको कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इजीली समझ सके। फोर्थ होती है कंपेरेबिलिटी, यानी अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंपेयर करके देखना चाहें तो हम उसको ईयर बाय ईयर के डाटा को इजीली कंपेयर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यूजर्स। अब यूजर्स वो पर्सन होते हैं जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं। इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि हमारे ऑनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस से तो जुड़े हुए हैं बट डायरेक्टली हमारी एंटरप्राइज से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में। अब इंटरनल यूजर में फर्स्ट होता है ऑनर्स। ऑनर्स कौन होता है? प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस के मालिक, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। सेकंड होती है हमारी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी जो पूरे बिजनेस को, हमारी एंटरप्राइज को मैनेज करने का काम कर रही है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमारे एमडी। थर्ड होते हैं एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स। तो जो एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं या जो हमारे यहाँ पे लेबर काम कर रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं देखने में कि बिजनेस हमारी कैसा चल रहा है, कितने ग्रो कर रहा है। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं हमारे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो हैं हमारे जहां से हमने कोई भी मनी बोरो की है या जहां हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चलते हैं जिनसे। अब बैंक्स भी ये देखना चाहते हैं कोई भी हमें लोन लेना है तो वो हमेशा किस कंडीशन पर देते हैं, पहले वो ये देखते हैं कि हम लोन का रीपेमेंट करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं, तभी वो हमें लोन देंगे।
सेकंड होता है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो पर्सन होते हैं जिन्होंने हमारी फर्म में, हमारे बिजनेस में ऑलरेडी मनी इन्वेस्ट कर रखी है। और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो फ्यूचर में करने में इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने अभी नहीं की लेकिन फ्यूचर में कर सकते हैं। तो ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्टर्स देखने के लिए कि उनकी मनी कितनी सेफ है। थर्ड होते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने क्रेडिट गुड परचेज किया है। तो कोई भी पर्सन क्रेडिट यही देख कर देता है कि हम कितने कैपेबल हैं क्रेडिट का पेमेंट करने में। फोर्थ होती है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी। अब गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है। फिफ्थ होता है रिसर्चर्स। अब जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्या है, कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी उनको नीड होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की अपनी। नेक्स्ट होते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है। अगर उन्हें ये देखना होता है हमारा कि किसी भी चीज के जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट के, वो हमारे रिड्यूस होंगे या कितने बढ़ेंगे, तो वो फिक्स करने के लिए भी हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि कहीं उनका एक्सप्लोटेशन तो नहीं किया जा रहा, उन्हें सही रेट पर चीज मिल रही है मार्केट में या नहीं मिल रही। एक होती है हमारी पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है हमारा, यानी वो भी जानना चाहते हैं कि जो बिजनेस रन हो रहा है हमारा वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सोसाइटी में या हमारी इकोनॉमिक में किस तरीके से कंट्रीब्यूशन कर रहा है, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, या हमारी कोई भी फाइनेंशियली कितना सपोर्ट मिल पा रहा है। तो उसे जानने के लिए हमारी पब्लिक इंटरेस्टेड होती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आती है हमारी अकाउंटिंग की नेचर। नेचर में आता है अकाउंटिंग हमारी साइंस है या आर्ट है। तो अकाउंटिंग हमारी साइंस और आर्ट बोथ है। आर्ट वो टेक्निक होती है जिसकी हेल्प से हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, यानी किसी भी काम को करने का तरीका। तो अकाउंटिंग भी हमारी आर्ट है जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं। अब आर्ट में क्या क्वालिटी होती है कि इसमें क्रिएटिविटी का यूज होता है, यानी कि कोई भी पर्सन कितने अच्छे तरीके से किसी चीज को यूज कर सकता है, उसे प्रेजेंट कर सकता है, क्या उसमें अपनी स्पेशल नॉलेज को ऐड कर सकता है, वो आता है हमारा आर्ट से। साइंस मीन्स होता है जो किसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज पर बेस हो या किसी फिक्स प्रिंसिपल्स पर बेस हो, उन्हें हम साइंस कहते हैं। तो अकाउंटिंग भी हमारी साइंस होती है क्योंकि इसके लिए भी कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स बने हुए होते हैं जिनको सभी को फॉलो करना होता है। कुछ रूल्स हैं, जो नॉलेज है सभी उसी को यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई पर्सन है तो वो अपने तरीके से अकाउंटिंग बुक्स को रिकॉर्ड कर को मेंटेन करेगा, कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में रह रहा है कोई अलग तरीके से करेगा, कोई यूपी में अलग तरीके से करेगा। अगर सब लोग अपनी ही तरीके से करने लगे तो बिजनेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे कुछ फिक्स प्रिंसिपल्स बने हुए हैं जिनको सभी बिजनेसमैन को फॉलो करना होता है। तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग हमारी साइंस हुई है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। फर्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम और सेकंड है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। अब जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम होता है वो हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट पर बेस होता है। ड्यूल एस्पेक्ट मीन्स होता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है हमेशा उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। अगर कोई रिसीवर है तो कोई गिवर भी होगा, कोई चीज बिजनेस में आ रही है तो उसी के इक्वल कुछ जा भी रहा होगा। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसमें हमेशा दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, दो चीजों पे उसका इफेक्ट होगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। नॉर्मली रियल लाइफ में डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है हमारा। अब डबल एंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे ये हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ईच ट्रांजैक्शन के कंप्लीट रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ये हमारा टू फोल्ड एस्पेक्ट पर बेस होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसकी रिसीविंग और गिविंग दोनों ही साइड को ये रिकॉर्ड करता है। इसमें वन साइड हमारी डेबिट होती है, अदर साइड क्रेडिट होती है, यानी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करता है ये। अब जब हमारा एक एस्पेक्ट डेबिट हुआ दूसरा क्रेडिट हुआ तो जो टोटल है हमेशा ऑल डेबिट्स का वो इक्वल होता है ऑल क्रेडिट से।
जिसके थ्रू हम अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी चेक कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस बनाकर। फिर आती है हमारी स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। स्टेजेस में फर्स्ट है हमारी रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। सेकेंड होती है क्लासिफाइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल बाय पोस्टिंग दैम इनटू अप्रोप्रिएट लेजर। थर्ड होती है क्लोजिंग द बुक्स एंड प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। ये 3 स्टेप्स में हमारा काम चलता है। अब है हमारे एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट है साइंटिफिक सिस्टम। अब वैसे तो हमारे अकाउंटिंग करने के बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली 2 हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। और अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो मोस्टली डबल एंट्री सिस्टम ही यूज होता है सब जगह। साइंटिफिक सिस्टम इसे क्यों कहते हैं? डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर हम अदर सिस्टम से कंपेयर करें तो ये हमारी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सेकेंड होता है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी डबल एंट्री सिस्टम में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो कैश के हों, क्रेडिट के हों, ट्रांसफर के हों, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, कंप्लीटली ये उनको रिकॉर्ड करता है। थर्ड होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स इज एंश्योर्ड, यानी हमारे जो भी अकाउंट्स होते हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी एंश्योर्ड हो जाती है डबल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि हर डेबिट के इक्वल क्रेडिट होती है, तो हम चेक कर सकते हैं कि डेबिट का टोटल इक्वल होना चाहिए हमारे क्रेडिट के टोटल से। तो अगर कोई माइनर मिस्टेक हमसे टोटलिंग में या बैलेंसिंग करने में हो जाती है तो इससे इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ होता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी हमारे प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने में हमारी डबल एंट्री सिस्टम हेल्प करती है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, कितनी प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी अमाउंट पेड करनी है, उस सब की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है किससे? हमारी अकाउंटिंग से या हमारे डबल एंट्री सिस्टम से। नेक्स्ट है फुल डिटेल्स फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। अगर किसी चीज को कंट्रोल करना है तो उसकी हमारे पास फुल डिटेल्स होनी चाहिए, तो ये हमें फुल डिटेल देता है जिससे कि कंट्रोल बहुत ही इजीली हो जाता है। सेवेंथ होता है कॉम्परेटिव स्टडी इज पॉसिबल। अब हम कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब किसी भी चीज का फुल डाटा हमारे पास अवेलेबल हो। तो ईयर बाय ईयर अगर हम पूरे कंप्लीट रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन करते हैं तो उनको कंपेयर करना भी काफी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अगर मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है, फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करनी है, कुछ न्यू एक्सपेंशन प्रोग्राम्स बनाने हैं, तो उसमें भी यह उनकी हेल्प करता है। नाइन्थ है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड मिस एप्रोप्रिएशंस। अगर हमने सारे रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किए हैं तो उस कंडीशन में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और अगर कोई पर्सन फ्रॉड करता भी है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, ये उसमें हमारी हेल्प करता है। अब लास्ट होता है हमारा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, या जिसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, इसीलिए उसको इनकम्प्लीट एंट्री सिस्टम कहा जाता है। सारे ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड न होने की वजह से जब ये हमारे जितने भी प्रॉफिट या लॉस है उसकी भी सही पिक्चर हमें नहीं देती, इसलिए इसको रियल लाइफ में ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये सिस्टमैटिक भी नहीं है, रिलायबल नहीं है, इनकम्प्लीट सिस्टम होता है, तो हम इसको यूज नहीं करते। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं किए जाते। इसकी इन्हीं डिमेरिट्स की वजह से हम सिंगल एंट्री सिस्टम को बिजनेस में यूज नहीं करते हैं। थैंक यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर तब भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।